परमाणु हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अणु और परमाणु। कल हमने इस पे चर्चा की थी, अणु और परमाणु पर कल हमने चर्चा की थी, याद रखिएगा। कल हमने इस पे चर्चा की थी कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। परमाणु और अणु पर हमारी बातें चल रही थी। सबसे पहले हमने थोड़ा दोहरा दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, तो मैजिक अनाथ में सबसे पहले बताया 500 ईसा पूर्व की पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। डेमोक्रिटस ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उसने एटम नाम दिया था। ये एटम नाम दिया था, परमाणु को अंग्रेजी में तो लोग एटम कहते हो। ये एटम शब्द जो था वो ग्रीक भाषा का शब्द था, एटोमिया से बना हुआ है, अटोमियो से बना हुआ है, और अटोमियो का मतलब होता है एटम, और इसका मतलब होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछे कि एटम किस भाषा का शब्द, याद रखना ग्रीक भाषा का शब्द है, अटोमियो से बना जिसका अर्थ होता है आगे विभाजित न होने वाला या अविभाज्य कण। ये बातें दार्शनिक सिद्धांत बनाई थी। इसके बाद 18वीं शताब्दी पर आपके जॉन डाल्टन आते हैं, और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में विस्तृत बातें की। उन्होंने बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। ये बातें आपके जॉन डाल्टन साहब ने बताई थी। लेकिन इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे वैज्ञानिक आगे जिन्होंने कहा कि परमाणु को आगे विभाजित किया जा सकता है। इसमें माइकल फेरारी ने कहा कि परमाणु में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और उसी को आधार मानते हुए बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जों को खोज निकाला और इनको अलग अलग नाम दे दिया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, आपके प्रोटॉन की खोज हुई इसके बाद, और इसके बाद इसकी न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आपके प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो परमाणु है इसे भी आगे विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा तुम्हारे डाल्टन साहब ने ये बातें बताई। डाल्टन साहब ने ये भी कहा कि जो आपका परमाणु होता है, जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अगर समान प्रकार के परमाणु है तो वो तत्व कहलाएगा, और अलग अलग प्रकार के परमाणु है तो वो आपका यौगिक कहलाता है। समान प्रकार के परमाणु, ये बात आपके पूछा जा चुका है, इस एक प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, याद रखिएगा तत्व बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलेंगे तो यौगिक बनता है। इसके बाद जो डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु जब आपस में सहयोग करते हैं और अणु का निर्माण होता है तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला था स्थिर अनुपात का नियम, याद रखना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये बात भी आपके जॉन डाल्टन साहब ने बताई थी। बिल्कुल प्लीज सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैं कल दोहरा रहा हूं, रेखा बिल्कुल रेखा, हम आपके नोट्स बिल्कुल सही तरीके से बनवाएंगे। कल वाली चीजें थोड़ा दोहरा दे रहा हूं क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर किसी को समझ में नहीं आता है, और मोस्टली जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं इनको साइंस बिल्कुल नहीं समझ में आता। बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 नोट्स पे लिखवाएंगे, आपको नोट्स पे लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलो, तो परमाणु जब आपस में सहयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं। ये दो तरीके से सहयोग होता है, इसको कहते हैं रासायनिक संयोजन, इसको कहते हैं रासायनिक संयोजन। और जब रासायनिक संयोजन होता है तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है, और एक जो परमाणु आपस में मिलते हैं उनकी संख्या और उनके भारों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। और ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बार यही से प्रश्न आपको पूछा गया था, याद रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे कार्बन और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की पूर्ण अवस्था में जलाया जाता है, पूर्ण ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इनका द्रव्यमान संरक्षण रहता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन का एक परमाणु का भार 12 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम हुआ। टोटल भार संयोजन से पहले का भार 44 ग्राम है। जब ये संयोजन होगा तो कार्बन का भार 12, एक ऑक्सीजन का भार 16, दो ऑक्सीजन का भार 32, तो ये भार भी आपका 44 ग्राम ही होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और आपकी हाइड्रोजन जब आपस में मिलती है तो अमोनिया का निर्माण होता है, NH3 बनती है, याद रखना। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें देखना द्रव्यमान संरक्षण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का भार होता है 14 ग्राम, तो दो नाइट्रोजन का भार होगा तुम्हारा 28 ग्राम। बिल्कुल कक्षा 9 में यही चीज लिखी होगी, किसी बेस बनाते यही से प्रश्न पूछ जाते हैं। एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, तो तीन हाइड्रोजन का भार हो गया तुम्हारा 3 ग्राम। तो 3 ये 2 6 हो गया, 6 का भार 3 और 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका भार हो गया 6 ग्राम। तो एक नाइट्रोजन का भार 14 ग्राम है, दो नाइट्रोजन का भार हो गया 28 ग्राम, एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होगा 6 ग्राम, टोटल इसका भार हुआ 34 ग्राम। अब जब इन्होंने मिलकर अमोनिया का निर्माण किया होगा तो दो नाइट्रोजन का भार यहाँ 28 ग्राम होगा, दो 6 हाइड्रोजन का भार 6 ग्राम होगा, और टोटल भार आपका 34 ग्राम होगा। तो ये डाल्टन साहब कहते हैं कि जब भी परमाणु आपस में सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं तो वहां पर द्रव्यमान में कोई क्षति, द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित ही रहता है। दूसरी बात, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन का एक परमाणु होगा, ऑक्सीजन के दो परमाणु होंगे, परमाणुओं का जो अनुपात, परमाणु की संख्या का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो बताइएगा मुझे बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं आप लोगों को। कमेंट करके बताइएगा कि आपको बातें समझ में आ रही है। परमाणु का अनुपात 1:2, कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे आप कहीं से भी ले लो, इसके परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो 1:2 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, बिल्कुल नवीन। तो ध्यान सुना है कि परमाणु का अनुपात, एक कार्बन का परमाणु है, दो ऑक्सीजन के परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे तुम कहीं से भी ले लो, इसमें परमाणुओं का अनुपात हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के परमाणु ही मिलेंगे। अब इनके भार का अनुपात देखिए, तो आपको मैंने बताया था एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन का भार हो गया 32 ग्राम। अब इनका अनुपात निकालें हम, परमाणु भारों का अनुपात निकालें, परमाणु भारों का अनुपात निकालें तो ये 4 3 12, 4 की टेबल से निकलेगा, और 4 8, 3:8 होगा, 3:8 होगा। ध्यान रखना कि इनके परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो 1:2 होगा, और इनके परमाणु भारों का जो अनुपात होगा वो हमेशा 3:8 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन डाल्टन कहते हैं कि जब भी परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करेंगे तो उनके द्रव्यमान का संरक्षण होगा, और उनका जो परमाणु संख्या का अनुपात है या परमाणु भारों का जो अनुपात है उस अणु के अंदर वो हमेशा निश्चित होगा। ये कभी भी सोर्स पर निर्भर नहीं करेगा, सोर्स जो भी हो, याद रखना, सोर्स जो भी हो अनुपात हमेशा यही मिलेगा। तो तभी जब भी परमाणु और अणु आपस में मिलकर अणु बनाएंगे तो इसमें द्रव्यमान का संरक्षण होगा और अनुपात का मान स्थिर रहेगा। अब बातों को सुनना, परमाणु और अणु क्या होते हैं, परमाणु और अणु में अंतर क्या है, परमाणु और अणु में अंतर क्या है, सुनिएगा बात। परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, अगर मैं लिखूं यहां पर पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, छोटा कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते वो आपका परमाणु है। विभाजित नहीं कर सकते वो आपका परमाणु। अणु है, इसको विभाजित किया जा सकता है, इसे विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, और इसको विभाजित करेंगे तो हमें परमाणु मिलेंगे।
परमाणु यानी अणुओं को विभाजित किया जाए तो हमें परमाणु मिलेंगे। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ये हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और जो अणु होते हैं वो कभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। द्रव्यमान फिक्स होता है कैसे? बिल्कुल किसी भी परमाणु का द्रव्यमान फिक्स होगा, किसी भी द्रव्यमान फिक्स इसलिए होगा कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या फिक्स है, तो फिक्स रहेगा, याद रखिएगा बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परमाणु, और अणु जो होता है वो टूटेगा परमाणुओं में, फिर परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। तो अणु कभी भी डायरेक्टली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। बात करें परमाणु की, तो याद रखिएगा ये जो परमाणु होता है ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। और जो आपका अणु होता है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं करेंगे, अणु विभाजित होगा तो आपका परमाणु बनवाएगा। जो आपके परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु जो होते हैं वो कभी रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेंगे। अणु पहले परमाणु टूटेगा, परमाणु फिर जाकर आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जो परमाणु होते हैं वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन अणु जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, आपका सोना हो गया, सोना और हम एयू से लिखते हैं, ये सब आपके परमाणु है, ये सब आपके परमाणु है। जिसमें आपका अकेला लेटर मिलेगा अंग्रेजी का, अकेला लेटर मिले तो परमाणु है, अकेला लेटर मिलेगा तो परमाणु पहचान कैसे करें? अकेला लेटर मिले तो परमाणु है, याद रखिएगा। इसके साथ अगर अकेला लेटर हो कैपिटल में और दूसरा लेटर आए वो स्मॉल लेटर में तो आपका परमाणु होगा। जैसे सोडियम का परमाणु है, ये ऑरम है, ये कोबाल्ट का परमाणु है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये सब परमाणु है। परमाणु की पहचान कैसे? तो परमाणु का पहला अक्षर हमेशा बड़ा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा होगा। अगर सिंगल परमाणु आ रहा है, सिंगल प्रतीक आ रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। लेकिन अगर अणुओं की बात करें तो परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो अणु के एग्जांपल की बात करें तो जैसे H2, जब भी किसी परमाणु के साथ मैथ की कोई चीज लग जाती है तो वो आपका अणु बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन का अणु हो गया, ये नाइट्रोजन का अणु हो गया, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया, याद रखिएगा। तो जब भी किसी भी परमाणु के साथ अगर आपको मैथ दिख जाए तो ये आपका अणु हो जाएगा। जैसे मैं अगर लिखूं कि ये क्या है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु, और मैंने इधर लिखा है ये है आपका कोबाल्ट। दोनों में अंतर समझना, जब पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा तो वो तुम्हारा परमाणु होगा, जब दोनों अक्षर बड़े होते हैं तो वो आपका अणु होगा, याद रखना, वो आपका अणु होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? ये तो ध्यान सुनना, जब भी पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा तो वो आपका परमाणु है, जब दोनों अक्षर बड़े तो वो आपका, याद रखिएगा, वो आपका अणु है। जैसे मैं वो लिखूं यहाँ पर, जैसे कैल्शियम का आपका परमाणु है, ये पोटेशियम आपका परमाणु है, ये ऑर्गन आपका परमाणु है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का ये अणु होता है। जब भी मैथ लगेगी तो याद रख लेना वो आपका अणु बन जाएगा। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपका अणु है। तो परमाणु और अणु की पहचान आप आराम से कर पाओगे। तो परमाणु जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु के मिलने से आपका अणु बनता है। अणु को विभाजित परमाणु में किया जा सकता है। परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। तो यहाँ से कथन और कारण के या सत्य के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अणु समान परमाणु से बनता है तो उसे तत्व कहेंगे। ध्यान सुनना, नवीन देखना, जब कोई परमाणु आपस में मिलते, समान परमाणु आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो अणु बनेगा समान प्रकार के तत्वों से, समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ अणु आपका तत्व होता है। और अलग अलग यानी हाइड्रोजन, और मैं यहाँ ऑक्सीजन को भी जोड़ दूं तो यहाँ पर जो H2 बना है ये आपका अणु है, लेकिन ये अणु तत्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग परमाणु आ जाते हैं। जब दो अलग अलग परमाणु आएंगे तो याद रखिएगा वो आपका अणु यौगिक कहलाएगा, लेकिन जब समान प्रकार के परमाणु होंगे तो वो आपका अणु तत्व कहलाएगा। ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अणु और परमाणु में आप लोगों ने अंतर कर लिया होगा कि अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। समान प्रकार के परमाणु है तो तत्व है, अलग अलग प्रकार के परमाणु है तो वो आपका यौगिक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, कल मैंने आपको बताया था परमाणु के बारे में, इसकी परमाणु की संरचना के बारे में हमने चर्चा की थी। परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के बारे में कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। तो परमाणु से संबंधित परिभाषाएं, परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी और ये आपको आना चाहिए। संबंधित परिभाषाएं हमने पढ़ी थी कुछ। अगर आपको नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा, जो नोट्स मेरे बने हुए हैं मैं उसकी पीडीएफ आपको डलवा दूंगा। मैं सबसे बात करके आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। चीजों को समझिए, समझोगे तो हर चीज आपको आई। परमाणु से कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, याद रखना। तो पहली जो परिभाषा थी वो परमाणु क्रमांक, पहली जो परिभाषा थी वो आपकी परमाणु क्रमांक थी, याद रखिए। परमाणु क्रमांक होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हमने बोला था, प्रोटॉनों की संख्या को हमने बोला था परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में, बिल्कुल नवीन, मैं पहले डलवा दूंगा, चिंता मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि आप 4 या 5% आते हैं। अगर आप 2 या 3% के क्षेत्र कर पाओगे तो आप प्लस में चले जाओगे, याद रखिए। फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीजों की। तो परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसे Z से लिखते हैं। इसे Z से लिखते, याद रखना। परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखेंगे, परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखेंगे तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब परमाणु की संरचना हम देखते हैं तो परमाणु में दो भाग दिखती है, आपको दो भाग दिखाई देते हैं। एक उसकी नाभिक होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर का भाग जो होता है वो कक्ष या कोश कहलाता है। इन कक्ष कोश को हमने इस नाभिक से दूरी के आधार पर नामकरण दिया था, KLMN इस प्रकार नामकरण दिया था। और मैंने कहा था कि नाभिक के चारों का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो आपके कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम किसी भी परमाणु को परमाणु क्रमांक का निर्धारण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, आपका नियोन इसका फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का आपका 9 होता है और नियोन का आपका 10 होता है। तो ये जो परमाणु क्रमांक मैंने यहां लिखे हैं, हाइड्रोजन का 1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन की नाभिक में 1 प्रोटॉन है। जैसे बोरोन है तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 इसलिए है क्योंकि इसकी नाभिक में 5 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि परमाणु क्रमांक का निर्धारण हम प्रोटॉनों से ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि जिस नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि परमाणु की नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसकी कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो फिर हम परमाणु क्रमांक का निर्धारण प्रोटॉनों से ही क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो कभी नाभिक से बाहर नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन ये इसको से बाहर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन यहां पर वो वापस भी आ सकता है, कोई और दूसरे परमाणु से इसके पास आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या
बढ़ या घट सकती है, लेकिन याद रखिएगा प्रोटॉन कभी भी नाभिक से बाहर नहीं आते, इसलिए वैज्ञानिकों ने परमाणु क्रमांक के निर्धारण के लिए हमेशा प्रोटॉनों का ही उपयोग किया है। तो क्या ये आप मेरी बात समझ पाए हो? प्रोटॉन कभी भी परमाणु से बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के पास चला जाएगा या किसी दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी परमाणु में से प्रोटॉनों की संख्या कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती है। और यही कारण होता है कि परमाणु क्रमांक का निर्धारण हम, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक का निर्धारण हम प्रोटॉनों की संख्या से ही करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 इसलिए क्योंकि इसके प्रोटॉन में, इसके नाभिक में 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, याद रखिएगा। और किसी परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके बाह्यतम कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 1 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 होगा। जैसे आपका बोरोन में प्रोटॉन 5 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी आपके 5 होंगे। और यही कारण होता है कि कोई परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो परमाणु उदासीन इसलिए होता है कि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके बाह्यतम कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट्स की आप चिंता मत करना, मैं आपको नोट्स के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, बच्चों को समझिए बस। इसके अलावा प्रश्न 9 और 10 में परमाणु नंबर टॉपिक है, वो भी आप पढ़िए। तो ये सारी चीजें प्रश्न वहीं से आएगा, नोटिस से चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, याद रखना। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो परमाणु उदासीन इसलिए है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक की कहानी जिसको हमने जेड से लिखा है। इसके बाद आता है, मैंने आपको परिभाषा बताई थी इसकी, द्रव्यमान संख्या या इसे हम परमाणु भार कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या या इसे परमाणु भार बोला, जिसको हमने ए से लिखा। तो परमाणु भार क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, दोनों की संख्या को हम कहते हैं आपका द्रव्यमान संख्या, जिसे हमने ए से लिखा है। तो ए बराबर पी प्लस में एन। तो ये हो गया आपकी द्रव्यमान संख्या का सूत्र। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को निकालना हो तो ए बराबर पी प्लस एन, जहां पी प्रोटॉन है और एन यहां पर न्यूट्रॉन है। ये दोनों केंद्रक में बैठे होते हैं, दोनों नाभिक में बैठे होते हैं, याद रखिएगा। और नाभिक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, इसलिए इन दोनों को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। इन दोनों को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए न्यूक्लियन कौन-कौन है, तो प्रोटॉन प्लस है, प्रोटॉन प्लस में आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चूंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियन की संख्या निकालो, अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियन की संख्या निकालो, तो न्यूक्लियन बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। क्लियर बात? यहां पर ये बात आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि परमाणु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखिएगा, परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए ZXA ये एक सूत्र होता है, इस प्रकार ये प्रतीक होता है जिसके द्वारा किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी परमाणु को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए X पैरों में Z और ऊपर A आता है, XZA। X है परमाणु का प्रतीक, X है यहां पर परमाणु का प्रतीक, परमाणु का प्रतीक होता है। ए जो होती है वो आपको पता है द्रव्यमान संख्या है, ए जो है वो द्रव्यमान संख्या है, और जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो किसी भी परमाणु को जैसे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा लिखा जाएगा ZXA, जहां X परमाणु का प्रतीक होगा, Z उसका परमाणु क्रमांक होगा और A उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। जैसे देखना आप लोग, जैसे मैंने यहां लिखा 6 कार्बन 12, मैंने लिखा 6 कार्बन 12, तो 6 यहां उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, तो Z का मान आ गया 6 और उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो है 12, क्योंकि A देखो ZXA, X कार्बन का प्रतीक हो गया, Z उसका परमाणु क्रमांक हो गया, A ऊपर आया था तो ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो Z यहां पर 6 है, परमाणु क्रमांक 6 इसलिए होता है किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6। जिस परमाणु में प्रोटॉन 6 होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि बताइए फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो याद रखना किसी परमाणु में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हमने एक सूत्र भी पीछे पढ़ कराए थे हम, A बराबर P प्लस में N, A बराबर P प्लस में N। तो याद रखना हमने एक सूत्र पढ़ा था A बराबर P प्लस में N, जहां P प्रोटॉनों की संख्या है और N न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो N निकालना हो तो A माइनस में आपका P कर दीजिए, तो आप उस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या का पता लग जाएगा। जैसे मैं यहीं से बात कर लेता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या 12 है, 6 उसका परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक तब आया होगा जब उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे 6। तो जहां भी आपको ये चीज देखिए प्रोटॉन की संख्या है तो मुझे बताइएगा, तो यहां से अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो A का मान 12 और P का मान यहां पर प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 है, तो यहां से न्यूट्रॉन आ जाएंगे 6। तो कार्बन परमाणु में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन परमाणु में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। जितना न्यूट्रॉन उतने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या 12 आती है। तो आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो ये ऊपर वाली चीज, उसके ऊपर की चीज है, ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को माइनस कर दो तो वो आपके अंदर न्यूट्रॉन निकल जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला होता है। अगर ऐसी कोई चीज थी वो उसमें से ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को माइनस कर दीजिएगा तो वो आपका न्यूट्रॉन बनेगा। चलिए जैसे एक एग्जांपल मोड़ लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल मोड़ लेते हैं हम। तो 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, 18 ऑर्गन 40। अगर मैं आपको कहूं कि बताइए इसका Z कितना है, इसका Z कितना है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, द्रव्यमान संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो निकालना हो तो याद रखिएगा Z जो पैरों में है इसका परमाणु क्रमांक 11 है। 11 तब आया होगा जब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 रही होगी, इलेक्ट्रॉनों को, चलिए बिल्कुल नवीन बता रहे हैं आपको, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को कैसा पता करें, ध्यान रखो नवीन, जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही, तो हम बात यहां पर उदासीन परमाणु की कर रहे हैं नवीन, ध्यान रखो हम उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं, हम उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं। उदासीन परमाणु में किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 आएंगे। आप बीच में क्लास को मुझे लग रहा है बीच में क्लास छोड़ रहे हो, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणी हो जाएगा, देगा तो वो दाता है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बात याद रखना। तो जितने प्रोटॉन है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और द्रव्यमान संख्या ऊपर संख्या 23 होती है। न्यूट्रॉन निकालना हो तो इसमें निकालेंगे, 23 में से 11 गए तो 12 इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए। हरियाणा फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है आपका टेट का, उसमें प्रश्न आया कि 92 यूरेनियम 235 दिया हुआ था और पूछा था कि बताइए इसमें Z कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, आपका द्रव्यमान संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये आप करके देखना बहुत आसान है। अब मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों को ये बात समझ ली होगी कि किस प्रकार Z निकाला जाता है, किस प्रकार प्रोटॉन निकाले जाते हैं, किस प्रकार द्रव्यमान संख्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सब बातें आपको आने लगी होगी। तो याद रखिएगा किसी भी परमाणु को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है।
तो हम बातें चल रही है हमारी परमाणु की, और परमाणु में अब हम एक छोटी सी बात और यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को ध्यान सुनिए। कल वाली बात हमारी कंप्लीट हुई है, कल वाली बात हमने कंप्लीट कर ली है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था वो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम दो तीन टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। पहला है समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? आइसोटोप। समस्थानिक क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसी परमाणु के समस्थानिक क्या होता है? ध्यान सुनना। किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अलग अलग होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि समस्थानिक क्या है तो याद रखिएगा किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। तीन, वन हाइड्रोजन 1, वन हाइड्रोजन 2, वन हाइड्रोजन 3। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। परिभाषा में किसी तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक ये आगे जब किसी परमाणु को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे वाली जो पेरवा होती है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। जब भी हमने किसी परमाणु को रिप्रेजेंट किया, ये परमाणु का प्रतीक है, ये परमाणु क्रमांक है और ये उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखता हूं यहां पर 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 14, ये दूसरे के समस्थानिक है। कारण है कि इसका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15, ये एक दूसरे के समस्थानिक है। इसका कारण है कि इनके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो वे तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अब सुनना, बातों को देखना है, बातों को सुनिएगा। देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन वही होते हैं जो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक का निर्धारण हम प्रोटॉनों की संख्या से करते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन आपका 1 होगा, यहां पर भी प्रोटॉन 1 होगा और यहां पर भी प्रोटॉन 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन वही है, ऊपर वाली चीज से नीचे वाली चीज को माइनस कर दो, तो यहां पर 1 में से गया 0, यहां पर 2 में से गया 1 और यहां पर 3 में से गया 2। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा हमने क्या सीखा है कि जब समस्थानिकों की बात करेंगे तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो प्रोटॉनों में, तो अगर बात करें समस्थानिकों में, तो ये बात हमने सीखी समस्थानिकों में कि इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और जब प्रोटॉनों की संख्या समान है तभी तो इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो यही तो परिभाषा में पढ़ता है कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। देखना, इसमें देखना 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14 में प्रोटॉन संख्या, तो यहां पर प्रोटॉन 6 आएंगे, यहां पर भी प्रोटॉन 6 आएंगे, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो यहां न्यूट्रॉन 6 आ गए और यहां न्यूट्रॉन 8 आगे हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसी प्रकार इसमें देखें हम, तो यहां प्रोटॉन आपको 7 मिलेंगे, इसमें भी 7 मिलेंगे और यहां पर जो न्यूट्रॉन मिलेंगे वो आपके 7 मिलेंगे और यहां पर 8 मिलेंगे। इसका मतलब है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, जो न्यूट्रॉन संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। एक बात सुनना, अगर किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान है तो प्रोटॉनों की संख्या से हम उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, हम उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। और इस वजह से एक बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण जो होते हैं, इनके भौतिक गुण जो होते हैं, रासायनिक गुण जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब प्रोटॉन समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होंगे। तो हमने समस्थानिकों में क्या सीखा है? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, समस्थानिक। ये बात, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तीसरी बात, कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। क्लियर यहां तक बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और सुनो, इस प्रकृति में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे किस परमाणु के समस्थानिकों को नाम दिया गया है, तो याद रखना एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन परमाणु है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है। और वो नाम ध्यान सुनना, मैंने अभी लिखा 1 हाइड्रोजन 1, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको प्रोटियम कहते हैं। और इसके बाद 1 हाइड्रोजन 2, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे किस परमाणु के समस्थानिकों को नाम दिया गया है, तो वो हाइड्रोजन का परमाणु है। 1 हाइड्रोजन 3 को हम ट्राइटियम कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के वो समस्थानिक हैं जिनको नाम दिया गया है। सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रकृति में पाया जाता है वो तुम्हारा प्रोटियम होता है। और प्रोटियम की खास बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। प्रकृति में एकमात्र ऐसा परमाणु हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक या हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा परमाणु होता है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है तुम्हारे पेपर के हिसाब से, कौन से परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो याद रखना हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्थानिक जो पाया जाता है हाइड्रोजन का वो तुम्हारा प्रोटियम होता है। और इस प्रोटियम में, इस हाइड्रोजन के समस्थानिक, इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो प्रश्न आता है कौन से परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो याद रखिएगा एकमात्र ऐसा परमाणु है आपका हाइड्रोजन जिसके प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। एकमात्र ऐसा परमाणु हाइड्रोजन जिसके समस्थानिक को नाम दिया गया है। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाया जाता है। और इसी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। याद रखिएगा इसी को भारी जल कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि भारी जल का सूत्र होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, जो कि हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक से बनाया जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। और इस भारी जल का जो उपयोग होता है वो नाभिकीय भट्टियों में, या जहां पर नाभिक से जो आपकी बिजली बनाई जाती है परमाणु बिजली घरों में, वहां पर इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग करते हैं, तो उसमें भारी जल भी आता है। तो मंदक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भारी जल का उपयोग करते हैं। और ये भारी जल जो होता है वो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बनाया जाता है। इसके बाद दूसरी बात यहां पर पढ़नी होती है हमें, समभारिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, समभारिक, आइसोबार, आइसोबार,
ध्यान से सुनिएगा, जैसे नाम स्पष्ट हो रहा है, ऐसे परमाणु, ऐसे तत्वों के परमाणु, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या मैं कहूं कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समभारिक हैं। देखना कैसे, एग्जांपल की बात करते हैं, 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के समभारिक हैं। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो दोनों की समान है, इसलिए ये एक दूसरे के समभारिक हैं। तो जो 14 इधर भी 14 है, 6 और ये 7, देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या या इनका जो परमाणु भार होता है वो समान होता है, इसलिए ये एक दूसरे के समभारिक हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 या मैं कहूं 7 नाइट्रोजन 16 8 ऑक्सीजन 16, ये भी एक दूसरे के समभारिक हैं। एक फेमस एग्जांपल आता है 18 आर्गन 40 19 पोटेशियम 40, ये पोटेशियम का प्रतीक होता है, 20 कैल्शियम 40। तीनों के अंदर हम देखें तो इनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए ये एक दूसरे के समभारिक हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ फिर में प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन इसमें 7 हो जाएगा और इसमें प्रोटॉन 8 हो जाएगा। और मैं अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन यहां पर न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहां पर आपके 8 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, समभारिक वे होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए एक दूसरे के समभारिक हैं। ध्यान सुनना, समभारिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग, लेकिन समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान थी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, समभारिकों में दोनों की संख्या अलग अलग होती है। जब अलग अलग है तो इसके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रासायनिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। तो समभारिकों में रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, नोट डाल के लिखना, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, बातें समझ में आ रही है? समभारिक और समस्थानिक की बात हमने करी। अगर मैं इसकी बात करूं 18 वर्धन वाले की, तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितने प्रोटॉन है, तो यहां 18 प्रोटॉन है, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है। इसी प्रकार अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं दोनों का अंतर आ जाएगा, 40 में से 18 गए 22, 40 में से 19 गए 21 और यहां पर 20। तो देखा होगा आप लोगों ने कि समभारिकों में प्रोटॉन, बिल्कुल सुबोध ऐसे ही याद करना है जैसे एग्जांपल है, और यही एग्जांपल पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई एग्जांपल आपका बनता नहीं है, बस यही एग्जांपल बनेगा और इसी प्रकार इनको याद करना है। समभारिक, समस्थानिक और एक समन्यूट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परमाणु में, तो इनको ऐसे ही याद करना है। बिल्कुल, चलिए, तो इनमें प्रोटॉन सम अलग अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, इसी वजह से क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो गई, इसी कारण जो तुम्हारा समभारिक होते हैं इनके रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण इसलिए समान थे क्योंकि उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान थी। तो ये हो गया आपके समभारिक। इसके बाद है समन्यूट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट लग रहा है, आइसोटोन बोलते हैं अंग्रेजी में, आइसोटोन्स, ऐसे परमाणु यानी तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समान होती है एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसे परमाणु या तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान मिलती है वो एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक। देखना कैसे, अगर मैं यहां बात करूं 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 15, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 15, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखने के प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन नीचे वाली प्रोटॉन होती है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन होता है, 6 हो गया, इधर ये 7 हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पर आपके न्यूट्रॉन की, तो 14 में से 6 गए 8 और 15 में से 7 गए 8, तो यहां न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और यही कारण होता है कि ये एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक है, तो तीन बातें हमने पढ़ी। अगर परमाणु क्रमांक समान होता है तो समस्थानिक है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक है, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक है। तो अगर 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 15 की हम बात करते हैं तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और यही कारण होता है कि ये एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक है। तो ये तीनों बातें जो आप लोगों को मैंने बताई है ये इसी क्रम में इसी प्रकार याद रखनी है। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान तो आपका समस्थानिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग है तो समभारिक, और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक होते हैं। तो ये तीनों बातें वही होंगी, आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बातें करते हैं हम परमाणु के मॉडल के बारे में, परमाणु के विभिन्न मॉडल। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे पहला जो मॉडल आया था वो था थॉमसन का मॉडल। सबसे पहला मॉडल था आपका थॉमसन मॉडल। इसके बाद जो दूसरा मॉडल आया वो रदरफोर्ड का मॉडल आया, और इस प्रकार तीसरा जो मॉडल से पूछा गया वो था आपका बोर का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। तीसरा आया नील्स बोर का मॉडल। चलिए, तो मैं दोहरा दे रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा बातों को सुनना। परमाणु क्या है, इसके बाद हमने अणु क्या है, परमाणु की संरचना हमने मॉडल, अपने परमाणु सिद्धांत हमने जॉन डाल्टन का पढ़ा। इसके बाद हमने बातें की परमाणु की संरचना में 2 भाग बताए, नाभिक, और नाभिक के बाद हमने बताया कक्ष और कोश। इसके बाद हमने जो बातें की थी समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, और इसके अलावा हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, द्रव्यमान संख्या क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। बिल्कुल बेसिक लक्षणों की बातें ही चल रही है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहला मॉडल था वो था आपका थॉमसन का मॉडल। थॉमसन साहब क्या कहते हैं? थॉमसन साहब कहते हैं कि परमाणु जो होता है वो एक नाभिक गोला है। तो सबसे पहले ध्यान सुन लेना, थॉमसन का मॉडल लगभग 1898 के आसपास आता है। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल लगभग 1911 के आसपास आता है, नील बोर लगभग 1913 के आसपास अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं परमाणु की संरचना को समझाने के लिए। इसके बाद और भी मॉडल आए थे, लेकिन अभी कक्षा 9 और 10 में ये 3 ही मॉडल दिए गए हैं, जिनमें पहला मॉडल है थॉमसन का, या इसे कहते हैं थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन साहब क्या कहते हैं? थॉमसन का मॉडल या इसे थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है।
ये कहते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें जी भरकर धनावेश भरा पड़ा है। जी भरकर धनावेश भरा पड़ा, याद रखिएगा। ये पूरा धनावेशित गोला है, ये पूरा धनावेशित गोला है। यहाँ पर पूरा धनावेशित गोला है। परमाणु एक पूर्ण धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। और इस मॉडल की तुलना हम तरबूज मॉडल से भी करते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जिस प्रकार तरबूज का जो लाल रंग का वाला भाग होता है, तरबूज का जो पूरा लाल रंग वाला भाग होता है वो तो धनावेश होता है, धनावेश होता है। और उसमें जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धनावेश में समान रूप से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। ये कहते हैं आपके थॉमसन साहब या थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, पूरा का पूरा धनावेशित ठोस गोला है जिसमें अगर हम तरबूज मॉडल से तुलना करें, इस प्रकार तरबूज का पूरा जो लाल रंग वाला भाग होता है वो इसका धनावेश है, और बीच में इसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। या इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है, एक मिठाई होती है, याद रखिएगा। जिसमें जो पुडिंग होता है एक मिठाई है, इसमें जगह जगह पर प्लम जो होते हैं वो भरे रहते हैं। पुडिंग की तुलना हम धनावेश से करते हैं और प्लम की तुलना हम इलेक्ट्रॉन से करते हैं। इस प्रकार लड्डू देखा होगा, जो अपने मोतीचूर का लड्डू होता है वो पीला का पूरा जो पीला वाला भाग होता है, पूरा पीला वाला भाग वो धनावेश है, यानी वो पुडिंग है। और आपने देखा होगा उसमें कहीं बीच में बीज लगे होते हैं, बीज लगे होते हैं, वो बीज जो है वो प्लम है या वो इलेक्ट्रॉन है। तो प्लम पुडिंग मतलब समझिए आप लड्डू है, उस लड्डू का जो पूरा पीला भाग है वो आपका धनावेश है, और उसमें कहीं कहीं पर जो बीज लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं वो आपके पुडिंग या प्लम है, वो धनावेशित है। तो ये बात आपके थॉमसन साहब कहते हैं। इसको ये कहते हैं तरबूज का मॉडल, इसी को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। और यही से प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, या कौन से मॉडल की तुलना जो है वो तरबूज से की जाती है। कई किताबों में इसे अमरूद मॉडल भी लिखा जाता है, अमरूद का मॉडल भी लिखा जाता है। तो अमरूद के अंदर जो जितना वाइट रंग वाला भाग होता है पूरा धनावेश है, और बीच बीच में जो बीज लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन यानी धनावेश होता है। तो इसी को कहा जाता है आपका थॉमसन का मॉडल। ये है आपका थॉमसन का मॉडल। लेकिन थॉमसन ये नहीं बता पाया कि परमाणु स्थायी कैसे होते हैं, ये बात आपके थॉमसन साहब नहीं बता पाए। और उसके बाद 1911 के आसपास आपके वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड करते हैं स्वर्ण पत्ती प्रयोग करते हैं। एक सोने की पतली पत्ती लेते हैं, पत्ती प्रयोग करते हैं जिस पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है। एक सोने की पतली पत्ती होती है, सोने की पतली पत्ती होती है जो लगभग 100 नैनोमीटर मोटी होती है, 100 नैनोमीटर मोटी एक सोने की पतली पन्नी लेते हैं। आपको पता है कि सोना जो है परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसके ऊपर वो करते हैं अल्फा कणों की बौछार। ये अल्फा कणों की बौछार करते याद रखिएगा। अल्फा कण होते हैं वो हीलियम आयन होते हैं, हीलियम आयन होते हैं। 2 हीलियम 4 लिखा जाता है, आपके 2 हीलियम 4 लिखा जाता है, 2 हीलियम 4 लिखा जाता है आपके अल्फा कणों को। ये द्वि धनावेशित होते हैं, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं तो ये हीलियम के कण होते हैं, तो आपके अल्फा कण। और इस अल्फा कण की बौछार जो की थी वो आपके ये आपकी स्वर्ण पत्ती है मान लेते हैं, और इसके ऊपर प्रयोग किया था आपके रदरफोर्ड ने, और इस पत्ती के ऊपर डाले थे उसने अल्फा कणों की बौछार। जब ये अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो इसके पीछे आप जिंक सल्फाइड का पर्दा रख देते हैं, जिंक सल्फाइड का पर्दा रख देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जब हीलियम ये जो आपके अल्फा कण जब उसे टकराते हैं तो वहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, वहां पर चमक उत्पन्न होती है। तो जैसे ही उसने अल्फा कणों की बौछार की तो मोस्टली जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल जाते हैं, मोस्टली अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, इस प्रकार सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो हल्के से कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, इस प्रकार मुड़ जाते हैं, और कुछ अल्फा कण जो है वो जाते हैं बिल्कुल मध्य में टकराते हैं, और टकराकर वापस अपने मार्ग पर लौट आते हैं, वापस अपने मार्ग पर लौट आते हैं, 180 डिग्री कोण पर वापस लौट आते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो प्रयोग किया था ये आपके रदरफोर्ड साहब ने किया था। और रदरफोर्ड साहब ने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। खोखला तभी तो चलेगा तभी। लेकिन भाई थॉमसन साहब क्या कहते हैं? थॉमसन साहब ने कहा कि पूरा का पूरा गोला ही क्या है? धनावेशित है, और हीलियम के जो कण होते हैं वो भी धनावेशित होते हैं। अगर पूरा का पूरा गोला धनावेशित है, ठोस होता, पूरा गोला अगर ठोस होता तो ये जो अल्फा कण जा रहे थे, ये जो हीलियम अल्फा कण जा रहे थे वो टकराकर वापस जाने चाहिए थे। लेकिन मोस्टली जो कण थे वो सारे के सारे क्या हो गए? बाहर निकल जाते हैं। तो रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि पूरा का पूरा जो गोला है, परमाणु जो होता है पूरा का पूरा खोखला गोला है, धनावेश होता है जो उसका ठोस भाग है। जो थॉमसन साहब ने कहा था कि परमाणु पूरा का पूरा ठोस गोला है, याद रखिएगा। लेकिन रदरफोर्ड साहब कहते हैं ठोस होता तो कण वापस टकराने चाहिए थे, लेकिन कोई कण वापस टकराता नहीं आ रहा, पूरे पूरे कण क्या है? लौट जा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बिल्कुल मध्य में, कुछ ना कुछ मध्य में ऐसा ठोस पदार्थ पाया जाता है, एक ठोस पदार्थ पाया जाता है जिसके आसपास से जब अल्फा कण जाते हैं तो वो कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं, और जब बिल्कुल मध्य में जाकर जाते हैं तो 180 डिग्री कोण पर लौटकर आ जाते हैं। तो इस प्रयोग से आपके रदरफोर्ड साहब ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का जो ठोस भाग है वो मध्य में है, और इसी मध्य वाले भाग को तुम्हारे रदरफोर्ड साहब ने नाम दिया कि ये नाभिक है। यही तो नाभिक है जहां पूरा का पूरा ठोस भाग है जिससे टकराकर अल्फा कण जो होते हैं वो वापस लौट रहे हैं। और आपको पता है नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन, और इसी रदरफोर्ड के प्रयोग का फायदा उठाया आपके गोल्डस्टीन ने। इसी प्रयोग का फायदा उठाया गोल्डस्टीन ने। कैसे? गोल्डस्टीन ने जब जाकर देखा भी इस नाभिक की खोज करती थी आपके रदरफोर्ड साहब ने, इस नाभिक के अंदर देखना शुरू किया तो उसे कण नजर आया। इसमें इस नाभिक में कुछ कण नजर आए आपको, इसमें कुछ कण नजर आते हैं। रदरफोर्ड साहब इसको गोल्डस्टीन को ध्यान सुनिएगा, गोल्डस्टीन को कुछ कण नजर आते हैं यहाँ पर, ये कुछ कण नजर आते हैं। कणों को जब देखा तो ये कण जो थे वो धनावेशित कण थे। अल्फा कण भी धनावेशित हीलियम आयन होते हैं, धनावेशित हीलियम आयन होते हैं, और समान आवेशों में हमेशा हीलियम धनावेशित हीलियम आयन होते हैं आपके। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के कण होते हैं, और अल्फा कण जब टकरा रहे थे नाभिक में तो नाभिक में भी तो पॉजिटिव कण बैठे होते हैं, और समान आवेशों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यही कारण था कि कुछ जो अल्फा कण जब इसके पास से निकले वो अपने कुछ एंगल पर विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो सीधा जाकर टकराता है वो धनावेशों में हमेशा एक दूसरे के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से ये कण लौटकर वापस आ जाता है। और इसी प्रयोग का फायदा उठाते हुए चैडविक साहब ने कहा कि नाभिक में एक जो कण है वो धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, जिसको बाद में उसका नामकरण रदरफोर्ड साहब ने कर दिया कि वो जो कण है वो प्रोटॉन है। तो प्रश्न आए प्रोटॉन की खोज किसने की है? याद रखना आपके गोल्डस्टीन ने किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है, याद रखिएगा। और नाम रखा है वो आपके रदरफोर्ड ने रखा है। किस प्रयोग के आधार पर? तो अल्फा स्वर्ण पत्ती प्रयोग जो किया था रदरफोर्ड ने, इसी आधार पर किया। तो इससे रदरफोर्ड साहब ने क्या निष्कर्ष निकाले? रदरफोर्ड साहब कहते हैं परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, परमाणु का जो पूरा का पूरा धनावेश है बिल्कुल मध्य में है, जिसको उसने नाम दे दिया नाभिक, और परमाणु का जो खोखला भाग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, वटा का चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात बताने वाले रदरफोर्ड साहब थे, ध्यान सुनिएगा। रदरफोर्ड साहब ने स्वर्ण पत्ती प्रयोग किया, सोने की पत्ती कितनी मोटी थी? 100 नैनोमीटर मोटी थी। और आपको पता है कि सोना परमाणु में बना होता है। इसको उसने अल्फा कणों की बौछार की, क्योंकि अल्फा कणों की भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है, इसलिए निकल जाते हैं। जो अल्फा कण थे वो हीलियम के धनावेशित हीलियम के कण होते हैं, इनका भार होता है 4 ग्राम, और इनका परमाणु क्रमांक होता है 2। अब जब इनकी बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद उसने कहा कि जब कोई अल्फा कण बिल्कुल नाभिक के पास निकलते हैं तो वो थोड़े से एंगल पर मुड़ जाते हैं, और
20,000 कणों में से केवल एक ऐसा कण होता है जो बिल्कुल मध्य में टकराता है और लोड आता है, तो बीच में सारा का सारा जो ठोस भाग है, जो धनावेश है, वो परमाणु के मध्य में पाया जाता है और उसी को उसने नाम दे दिया नाभिक, क्योंकि परमाणु का संपूर्ण धनावेश इसी नाभिक में पाया जाता है। बाकी पूरा का पूरा परमाणु खोखला गोला होता है। और जो खोखला वाला भाग होता है, इस वाले भाग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, वर्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसके बाद एक मैक्सवेल साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाता लगाता, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता लगाता, ये आपकी नाभिक है, इसे चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लगातार ऊर्जा कम हो जाएगी और ऊर्जा नाभिक में गिर जाएगा। और नाभिक में जब गिर गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खत्म कर लेंगे और इस प्रकार जो आपका परमाणु होगा वो अस्थायी होना चाहिए। लेकिन परमाणु कभी अस्थायी नहीं होता। तो ये नहीं बता पाया रदरफोर्ड साहब कि परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, ये बात नहीं बता पाए और इस वजह से ये रदरफोर्ड साहब का जो सिद्धांत था वो इसकी एक कमी मानी जा सकती है। तो हमने दो मॉडल पर चर्चा की है। पहला मॉडल आपका थॉमसन का मॉडल है और दूसरा आपका रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्ती प्रयोग किया था, इसके आधार पर बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार चक्कर लगाते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो बिल्कुल परमाणु के मध्य में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा, इन्होंने बता नहीं पाए कि जब परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गए तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन तो परमाणु कभी अस्थायी नहीं होता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए बोर साहब आते हैं, नील्स बोर साहब आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, हम बातें कर रहे हैं परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु के बारे में बातें की, फिर थोड़ा बहुत अणु के बारे में बातें की हमने। इसके अलावा हमने परमाणु के बारे में परमाणु के परिभाषाएं कुछ पढ़ी, परमाणु की संरचना हमने पढ़ी और इसके बाद हम परमाणु के मॉडलों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दो मॉडल हमने चर्चा की है। पहला आपका थॉमसन का मॉडल है और दूसरा आपका रदरफोर्ड का मॉडल है। पसंद आता है? स्वर्ण पत्ती प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। कौन से कणों की बौछार की? तो अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं? तो ऋणात्मक द्विधनात्मक हीलियम के कण होते हैं, याद रखिएगा। और हीलियम की जब हम बात करते हैं तो 2 हीलियम 4 ये होता है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर बातें यहाँ पर? बाकी बातें हम कल करते हैं। नील्स बोर ने क्या बताया, किस प्रकार मॉडल आगे चलेगा, हम कल बात इस पर करेंगे। धन्यवाद।